तो ये है फिलहाल आपके लिए इन डिफेंस कंपनियों की तस्वीर, लेकिन अब मार्केट पर एक फ्रेश पर्सपेक्टिव आपके लिए लेकर आते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में बड़े दिनों बाद सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम जुड़ गए हैं। सुनील जी, स्वागत है। ग्लैड टू हैव यू इन स्टूडियो। मुंबई कैसे आना हुआ है? मुंबई तो आपके लिए आना हुआ है। अच्छा, वेरी गुड। वैसे तो बात कोविड के बाद ट्रैवल तो मुंबई तो पहले इसमें आता है, तो इसलिए आया था मैं। और परसों से भी का MFSC भी है, म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी, जी हाँ, तो मीटिंग के लिए मैं रुक रहा हूँ। ओके, वेरी गुड। सर, मुझे ये बताइए, हम एक बहुत बड़े ग्लोबल इवेंट में उतर रहे हैं। अब कई लोग कह रहे हैं कि वहां पर जो होगा हो जाएगा, भारत में ज्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हमें इसे इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना है कि भारत वो पहला देश था जिन्होंने सबसे पहले रेट हाइक का अनाउंसमेंट किया, और आज फेड का डिटेल आएगा, अगले हफ्ते फिर हमारी बारी होगी। इस तरह के सिनेरियो में आप जैसे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स का रवैया क्या है, अप्रोच कैसे रख रहे हैं? इस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं या फिर इंडिविजुअल स्टोरीज, थीम्स को आइडेंटिफाई करके ही पैसा बन रहा है? नहीं, देखिए क्या है कि फेड की रेट हाइक और RBI की रेट हाइक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं क्या बता रहा हूँ, कारण, रेट हाइक का कारण। अब RBI अपने पब्लिक स्पीक में कहती है कि इन्फ्लेशन कंफर्ट जोन से बाहर है, तो इसलिए मैं रेट हाइक कर रहा हूँ। मगर असलियत ये है कि वो उनका रेट हाइक इन्फ्लेशन के ऊपर कुछ असर नहीं रखता। हाँ। क्यों मैं बता रहा हूँ कि 48% आपको फूड का कंट्रीब्यूशन है, 15% ट्रांसपोर्टेशन और फ्यूल का, जिसमें रेट हाइक का कुछ असर, रेट हाइक खाली डिमांड को उतार चढ़ाव कर सकता है, नहीं? तो अमेरिका में ऑपोजिट है, 42% हाउसिंग का हाथ है। तो अमेरिका की रेट हाइक उनकी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए करते हैं। इंडिया में रेट हाइक बताते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल, बट एक्चुअली करेंसी मैनेजमेंट के लिए करते हैं, राइट? वो असलियत है। तो इंडियन रेट हाइक के ऊपर हमें ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो हमारे डोमेस्टिक सिचुएशन को कुछ इंपैक्ट ज्यादा नहीं करती है। मगर अमेरिका की जो बात है ना, पहली बार कई दशकों में हम देख रहे हैं कि फोकस नॉर्मली एक सेंट्रल बैंकर का बैलेंसिंग ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन होता है। इस बार ग्रोथ को उन्होंने छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया, क्योंकि 1.5% से 8.5% तक जब इन्फ्लेशन जाती है और सामने सेनेट का इलेक्शन है दिसंबर में, तो कोशिश यही है कि किसी हालत पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाओ। मगर प्रॉब्लम क्या है, इस 1.5% से 8.5% की इन्फ्लेशन की बढ़त के पीछे 6% सप्लाई का हाथ है और 2-3% ही डिमांड का हाथ है। तो जितना भी कोशिश फेड करे डिमांड को घटाने के लिए, उससे इन्फ्लेशन 5-5.5 तक की आ सकती है। अब उसके नीचे आना है तो सप्लाई साइड में जो तेल, कमोडिटी, उनके दाम गिरने हैं, तो एकदम एक रिसेशन का माहौल आएगा, तभी कमोडिटी और तेल भयंकर गिरेगी और फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। तो ये स्टेप वाइज प्रोग्रेस देखें तो रेट हाइक के बाद रिसेशन के बाद कमोडिटी डिफ्लेशन, उसके बाद शायद वो ग्रोथ के ऊपर वापस उनका ध्यान होगा। अब इस जर्नी में देखिए क्या होगा कि इनिशियली रेट हाइक जब करते हैं तो डॉलर की स्ट्रेंथनिंग होती है, तो डॉलर की स्ट्रेंथनिंग होती है तो इमर्जिंग मार्केट से थोड़ा बहुत पैसा वापस US मार्केट में जाता है। सेकेंड, इक्विटी मार्केट से डेट मार्केट में थोड़ा शिफ्ट होता है। मगर उसके बाद वाली जो स्थिति, अगर मैं एक 1.5 साल से लॉन्गर टाइम फ्रेम वाला इन्वेस्टर हूं, तो मेरे को तब क्या होने वाला है उसके ऊपर ध्यान है। तो मेरे को वो रिसेशन का माहौल 75% प्लस प्रोबेबिलिटी है भी रिसेशन का, उस माहौल में क्या होगा, कमोडिटी की गिरावट, तेल की गिरावट। और अक्टूबर लास्ट ईयर से जून दिस ईयर तक जब तेल की प्राइस बढ़ रही थी, 1.5 लाख करोड़ पैसा इंडिया से FIS ने बाहर निकाला। कुछ गया अमेरिकन मार्केट में इक्विटी में, कुछ गया अमेरिकन मार्केट में डेट में, मगर ज्यादातर पैसा गया कमोडिटी इंपोर्टिंग देश से कमोडिटी एक्सपोर्टिंग देश। अब जुलाई से जैसे ही रिसेशन का माहौल सामने आने लगा, आप देख रहे हैं वापसी। तो जुलाई से आज तक 70,000 करोड़ FIS ने वापस इंडिया में लाया। कहां से? कमोडिटी एक्सपोर्टिंग। और 1,80,000 करोड़ अभी आना बाकी है। तो पिक्चर अभी बाकी है। तो मेरे ख्याल में ये US वाली जो रेट हाइक की बात हो रही है, 75 बेसिस 100 बेसिस पॉइंट्स, शॉर्ट टर्म में जैसे ही ग्रोथ जबरदस्त नंबर्स आ रहे हैं तो उतना रेट हाइक का पॉसिबिलिटी बढ़ रहा है। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट सीन है कि शॉर्ट टर्म ग्रोथ पॉजिटिव, रेट हाइक ज्यादा, मगर लॉन्ग टर्म रिसेशन कंफर्म। तो इंडिया के लिए ये एक स्वीट स्पॉट बन रही है, क्योंकि आपको अगर रिसेशन लाना ही है उनको, तो नेचुरली एक कमोडिटी इंपोर्टर जैसे देश में आपको तेल का इन्फ्लेशन के ऊपर
सॉफ्टर इन्फ्लेशन इंडिया में, सेकंड फिस्कल डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट की कटौती, सेकंड थर्ड करेंसी में भी आपको उतने डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इकोनॉमिकली ये पॉजिटिव है। और स्टॉक मार्केट कंपनियों के लिए जितने हमारे कंज्यूमर कंपनीज, ऑटो कंपनीज, फर्टिलाइजर कंपनीज तेल रिलेटेड डेरिवेटिव्स को अपने इनपुट कॉस्ट में यूज करते हैं, उनको सब उसमें कटौती आएगी, उनकी सबकी मार्जिन बढ़ेगी। Right. तो ईपीएस ग्रोथ भी अच्छी आएगी और उनके पास प्राइसिंग पावर भी आएगा कि अगर कोई डिमांड में कोई गिरावट दिखती है तो प्राइस कट करके डिमांड को बूस्ट करने का एक शक्ति इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर को मिलेगा। तो मेरे ख्याल में आज के दिन जो हो रहा है, फेड के सामने की रेट हाइक 75 या 100 शॉर्ट टर्म में थोड़ा वॉलेटिलिटी शायद दिलवा सकता है, मगर लॉन्गर टर्म में जो भी स्थिति प्लान आउट आ रही है वो एक पॉजिटिव फॉर इंडिया आ रही है। तो मेरे ख्याल में ये निवेश के लिए बहुत सही वक्त है। मगर क्या है कि अगर रिसेशन आती है उधर तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर असर एक्सपोर्ट के ऊपर आएगा। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स पे थोड़ा ग्रोथ का स्लो डाउन आ सकता है। तो ध्यान डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स पे अगर रखेंगे आप, और जहां पे ऑयल तेल का इनपुट में यूज करते हैं वहां पे फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको मार्जिन एक्सपेंशन प्लस डिमांड ग्रोथ, तो दोनों में आपको एक इंडिया में एक फ्यूचर में वेल्थ क्रिएशन अच्छी बन सकती है। और खास चीज ये हमें ये भी रखना होगा कि इस माहौल में एक चाइना, रशिया, यूएस, ये बाइपोलर वर्ल्ड से एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो वर्ल्ड शिफ्ट हो रही है, तो मेरे ख्याल में ये कैपेक्स का ड्राइव जो इंडिया में गवर्नमेंट ने शुरू किया थ्रू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, उसके साथ पीएलआई की स्कीम, और अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी हमारे देश में 75 को पार कर चुकी है, लॉन्ग टर्म एवरेज 72। तो मेरे लिए ये कैपेक्स की स्टोरी में ज्यादा इंटरनेशनल का फोकस उतना नहीं है, ये एक डोमेस्टिक ड्रिवन स्टोरी है। तो मेरे लिए एक फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक आइडियल प्ले है इंडिया। उनको हेज है, वर्ल्ड रिसेशन को प्रोटेक्ट, उनके अगेंस्ट हेजिंग अगेंस्ट वर्ल्ड रिसेशन, इंडिया इज द ग्रोथ स्टोरी। तो टू समराइज मैं कहूंगा कि इन द वर्ल्ड ऑफ द ब्लाइंड The one-eyed man is king. And so far इंडियन निवेशक is the king, क्योंकि पैसे उन्हीं के बने हैं। वो बात तो मैंने कही नहीं। चलिए आप एक सिप कॉफी का लीजिए,